फिर से एक और नए तरह का यूपीआई स्कैम। जी हाँ साथियों, जो लोगों के बैंक अकाउंट तो खाली कर ही रहा है और साथ ही एक नई मुसीबत को बिन बुलाए मेहमान की तरह लोगों के दहलीज पर दस्तक भी देना शुरू कर दिया है। आखिर किस प्रकार से यह स्कैम काम करता है, यह स्कैम आम लोगों के दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है, चाहे तो वह शख्स एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड। हाउ आफ्टर ऑल, यानी कि किस प्रकार से यह स्कैम एक नॉर्मल इंसान को भी साइबर क्राइम करने पे मजबूर कर रहा है। बस आपकी छोटी सी एक चूक और आप कब इस स्कैम ट्रैप के दलदल में फंस जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार फ्रेंडली टेक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर इस प्रकार की कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप यूपीआई यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम ऐप जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजैक्शन करते हो तो अब आपको जरा और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आप सभी को जंप डिपॉजिट स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो गाइज आपका सोचना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इन दिनों कुछ ऐसा स्कैम चल रहा है जिसमें कि लोग भावुक होकर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और फिर मुसीबत को गले लगा रहे हैं। साथियों, पूरा मैटर क्या है मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको यूपीआई से जुड़े कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं साल 2016 में। गाइज, 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान को सिंप्लीफाई करने के लिए यूपीआई को लॉन्च किया था, ताकि डिजिटल पेमेंट को इजी एंड बेनिफिशियल बनाया जा सके। यानी कि यूपीआई का मकसद था कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और लोगों को डिजिटल इंडिया से कनेक्ट करना, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोरोना काल में इसका प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया और लॉकडाउन के दौरान यूपीआई को एक नई उड़ान मिल गई, क्योंकि उन दिनों पूरे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई थी और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज यानी लगभग सभी संस्थाओं को बंद कर दिया गया था, जिस वजह से लोगों को घर से निकलना नहीं के बराबर ही होता था। और फिर क्या था, लोगों ने भी घर से ही अपनी जरूरत की चीजें जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और लोग पैसे का लेन देन भी यूपीआई मनी ट्रांसफर के जरिए ही करने लगे। और इस तरह से पूरे इंडिया में यूपीआई का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसके पहले भी हमारे देश में कई तरह के स्कैम्स होते ही थे, जो कि आज तक बंद नहीं हुए। इसके पहले क्या होता था कि स्कैमर्स बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल किया करते थे और फिर वे किसी भी बैंक का नाम लेकर बोलते थे कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ, मुझे ना आपका डेबिट कार्ड वेरीफाई करना है, और अगर आपने अपना डेबिट कार्ड वेरीफाई नहीं करवाया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और उस समय काफी लोगों को इन सभी चीजों की प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से काफी लोग अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का सीरियल नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, यहाँ तक कि ओटीपी भी बड़ी ही इजीली वे अननोन पर्सन के साथ शेयर कर देते थे, जिस वजह से हजारों लाखों लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो गया और वे फिर हाथ पे हाथ मलते रह गए। और इस मामले में कई लोगों ने इसके रिगार्डिंग बैंकों में भी गए, यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेन भी किया, लेकिन इसमें कुछ ही लोगों का पैसा था जो कि रिकवर हो पाया। और इसी तरह से स्कैमर्स अपने इंटेलिजेंस का उपयोग कर हर दिन हजारों लाखों लोगों को ट्रैप करने का उपाय तलाशते रहते हैं और किसी न किसी तरह से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से स्कैमर्स आपको साइबर क्राइम की घटना से जोड़ देते हैं, इवन कि आपके बैंक अकाउंट में पड़ी राशि को भी पलक झपकते ही साफ कर देते हैं। तो अगर आप भी किसी स्ट्रेंजर पर्सन यानी कि किसी अजनबी इंसान को पैसे ट्रांसफर करते हो या फिर किसी अनजान व्यक्ति से अपने अकाउंट में पैसे मंगवाते हो, तो आप सर्टनली यानी कि निश्चित रूप से इस घटना के शिकार हो सकते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर इस घटना के शिकार हुए व्यक्ति किराना स्टोर, ज्वेलरी शॉप या फिर साइबर कैफे संचालक थे, क्योंकि ऐसी जगहों पे बड़े ही व्यापक पैमानों पे पैसों का लेन देन होता है।
तो अगर आप भी पैसों की लालच में आकर किसी अननोन पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, या फिर कोई अनजान व्यक्ति ये कहता है कि भैया मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, क्या मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूं, आप मुझे कैश दे दोगे, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, और अगर आप में से किसी को भी इस सवाल से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप यूपीआई को किस नजरिए से देखते हो, आई मीन कि आप यूपीआई को किस पर्पज के लिए यूज करते हो। तो आप में से कई लोगों की प्रतिक्रिया होगी कि हम इसका उपयोग हर दिन अपने रोजमर्रा के कामों के लिए करते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरीज आइटम, एंड यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पे हम पैसों का लेन देन भी यूपीआई के जरिए ही करते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला इससे हमें क्या खतरा हो सकता है। देन गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग पैसों की लालच में आकर अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। अभी इन दिनों कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अनजान व्यक्ति आपसे मिलेगा और कहेगा कि भाई साहब मैं किसी मजबूरी में फंस गया हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो आप उस सामने वाले इंसान के इमोशन को देखकर जरूर पूछोगे कि हाँ बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सामने वाला बंदा आपसे कहेगा भाई साहब दरअसल मैं किसी मजबूरी में फंस गया हूँ और मेरा बैंक अकाउंट भी काम नहीं कर रहा है, क्यों ना मैं आपके अकाउंट में यूपीआई करवा देता हूँ, आप मुझे कैश दे देना, इसके बदले में मैं आपको कुछ कमीशन भी दे दूंगा। इसके बाद ना आप हाव देखते हो और न ताव, झट से हाँ कर देते हो और चंद पैसों की लालच में आकर उसके मंगवाए हुए पैसे आप उसे निकाल कर दे देते हो। इसके ठीक विपरीत इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे यह भी कह सकता है कि मेरा बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा, मुझे ना किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, एक काम करो मैं आपको उस शख्स का नंबर दे रहा हूँ जिसको मुझे पैसे भेजना है, एंड आप उस नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, बदले में आप मुझसे थोड़े बहुत कमीशन ले लेना। तो आप पैसों की लालच में आकर ऐसा कर भी देते हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके ऐसा करने से क्या हो सकता है। सपोज दैट आपने जिस शख्स को पैसे ट्रांसफर किया या फिर जिसने आपको यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया, वो तो पैसा लेकर आपके नजरों से छूमंतर हो जाएगा, लेकिन अगर वही शख्स किसी प्रकार की आपराधिक घटना, फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम, रोबरी यानी चोरी डकैती और मर्डर जैसे गैर कानूनी गतिविधियों से उसके तार जुड़े हों, तो जरा सोच करके देखिए आपके साथ क्या हो सकता है। और पुलिस तो आपके घर तक आ ही जाएगी, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे और पुलिस को क्या बताओगे, यही कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, मैंने तो उस आदमी की सिर्फ मदद की थी और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी और उस परिस्थिति में आप उस घटना के उतने ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे जितना कि वो सामने वाला विक्टिम जिसको आपने पैसे ट्रांसफर किए या फिर आपने उससे पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाए और बदले में कमीशन लेकर सामने वाले व्यक्ति को कैश हैंडओवर किया, और इस तरीके से आप ना चाहते हुए भी साइबर क्राइम के शिकार हो जाएंगे। एंड नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सभी प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। देन गाइज मैं आपको यूपीआई से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप इस तरह के आपराधिक गतिविधियों से बच सकते हैं। रूल नंबर पहला, हम में से ज्यादातर लोगों का यूपीआई आईडी सेविंग अकाउंट से लिंक होता है, इसलिए ध्यान रहे कि जब भी हम यूपीआई के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो सिर्फ इंडिविजुअली यानी पर्सनल कामों के लिए ही करें और व्यावसायिक तौर पे तो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल आप ना करें। रूल नंबर 2, अपने फैमिली मेंबर, रिश्तेदार या फिर कोई ऐसी जगह जहां से आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो, सिर्फ उन्हीं जगहों पे यूपीआई का इस्तेमाल करें। या फिर किसी व्यक्ति को आप पैसे उधार दे रहे हो या फिर किसी से आप पैसे उधार या गिफ्ट के तौर पे आप सामने वाले इंसान से पैसे ले रहे हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। रूल नंबर 3, किसी स्ट्रेंजर पर्सन यानी किसी अनजान व्यक्ति को भूलकर भी यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर न करें और न ही किसी अनजान शख्स से पैसे अपने अकाउंट में डलवाएं, क्योंकि हो सकता है वह सामने वाला शख्स किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो मुसीबत आप पर भी आ सकती है। तो आइए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो अगर आपको 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर लोन डिपार्टमेंट जैसी जगहों से कोई कॉल्स या एसएमएस आता है तो आप वैसे कॉल्स या एसएमएस को अवॉइड करें एंड मेक श्योर कि जब भी आपको कोई बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप अपने बैंक द्वारा जारी किया गया अधिकृत कस्टमर केयर नंबर या फिर खुद बैंक जाकर संपर्क करें, और हो सके तो आप अपने बैंक द्वारा जारी किया गया ऐप का यूज करें और थर्ड पार्टी ऐप को यूज करने से बचें।
एंड आखिरी में अब रूल नंबर 5, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का बैंकिंग स्कैम हो चुका है तो आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें या फिर 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट करें, या फिर आप चाहें तो आप अपने नजदीकी साइबर सेल में भी जाकर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। एंड कीप इन माइंड कि जितनी जल्दी आप कंप्लेंट रेज करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपका पैसा आपको रिकवर हो जाए। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आप अपना बैंक अकाउंट और खुद को सुरक्षित रख सकते हो। एंड अल्टीमेटली आई वुड से कि अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।